हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर HSLC's बालनोई एकेडमी। माई सेल्फ गगन यादव, ये GS फैकल्टी। और आज बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है हमारी। और आज क्लास किस चीज पर होगी? आज क्लास होगी मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जांपल IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक को पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स कितने सारे होते हैं, इंडिया का क्या रिलेशन है उस चीज से। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और इकोनॉमिक फोरम्स है, और जितने भी बैंक्स न्यूज में रहते हैं, फॉर एग्जांपल एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इन सब चीज से एक बड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है। और जितने भी क्वेश्चन इन चीज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, या तो कि इनका हेडक्वार्टर्स कहां पर है, क्लियर है, तो इस चीज से क्लास होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आवर फर्स्ट टॉपिक इज ब्रेटन वुड्स ट्विंस। दो इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे जिनको ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोला जाता है। अब किस लिए बोला जाता है कि आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो 1930s का एक ग्रेट डिप्रेशन था, जहां पर जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे हमारे, जो ये कहते थे कि मार्केट खुद से रेगुलेट होगा, इनविजिबल हैंड की थ्योरी थी, वो फेल हो गई कहीं ना कहीं। इन्फ्लेशन के साथ साथ बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी था, एक ग्रुप था लोगों का जो बहुत बड़ा बेरोजगार घूम रहा था। तो वहीं पर क्या आते हैं, वहीं पर आए हमारे कौन, न्यू इकोनॉमिस्ट जो जॉन मैनार्ड केन्स थे, उन्होंने अलग थ्योरीज दी। तो इस ग्रेट डिप्रेशन को देखते हुए कि पूरी दुनिया जो है कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन, एक मंदी की तरफ जा रही है, बेरोजगार हैं लोग ज्यादा, देश दुनिया के अंदर डिमांड नहीं है, तो डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो कोई भी प्रोडक्शन इकोनॉमी के अंदर नहीं हो रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करी जाती है कुछ नेशंस के साथ मिलकर, और उस कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। क्यों दिया गया इसका नाम? क्योंकि ये कहां पर हुई थी? इट हैपेंड इन द न्यू हेमिस्फीयर यूनाइटेड स्टेट्स 1944 के अंदर। ध्यान रखना कब हुई थी ये कॉन्फ्रेंस। द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन 1944 जुलाई, और 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। कितने नेशंस ने पार्टिसिपेट किया? 44 नेशंस पार्टिसिपेटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस। जो मैंने भी आपको बताया, पहला पैराग्राफ अगर पढ़े, देयर वाज अ नीड टू एस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट वुड लीड टू अ मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी। कि हमें क्या करना होगा, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनानी होगी ताकि हम एक बहुत स्टेबल चले जाएं, एक हमारी जो ग्रोथ हो बहुत स्टेबल ग्रोथ हो, यानी कि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट आ रहे थे। जो बिजनेस साइकिल होता है हमारा, डिप्रेशन, रिसेशन, डिप्रेशन बहुत तेजी से आ रहे थे। और ग्रेट डिप्रेशन में यही देखा कि बहुत बड़ी मंदी आई, इकोनॉमीज डूब की चलेगी, काम नहीं है, GDP नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं फिलिप्स कर्व जो है हमारा फेल हो गया। फिलिप्स कर्व क्या बताता है? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप बताता है, और रिलेशनशिप कैसी है? एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। जबकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया, ये फिलिप्स कर्व फेल हो गया। क्यों? क्योंकि फिलिप्स कर्व बताते थे कि जितना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा उतनी ही कम बेरोजगारी होगी। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन में उल्टा देखा गया, इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हाई था, प्राइसेस भी बहुत ज्यादा हाई थे, और लोगों के पास रोजगार भी नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा था। इसको क्या बोला गया? इसी कंडीशन को स्टैगफ्लेशन बोली गई ग्रेट डिप्रेशन के दौरान। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए कॉन्फ्रेंस करी जाती है फॉर द इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट दैट वुड लीड टू मोर स्टेबल एंड प्रॉस्परस ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है सर। ब्रेटन वुड्स के दो कॉन्फ्रेंस करी जाती हैं, और सॉरी कॉन्फ्रेंस होती है, 44 नेशंस पार्टिसिपेट करते हैं, और यह रिकमेंड किया जाता है कि हमको एक इंस्टीट्यूट्स बनाने होंगे ग्लोबल, जो एक ग्लोबल कॉरपोरेशन को लीड करेंगे। क्लियर है? जो ये इंश्योर करेंगे कि कहीं ना कहीं जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो स्टेबल रहे और एक स्टडी ग्रोथ की तरफ चलती रहे। सो दो इंस्टीट्यूट्स निकल कर आते हैं। एक का नाम था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको IMF पढ़ते हैं आप, और दूसरे का नाम था वर्ल्ड बैंक। इन ही दोनों इंस्टीट्यूट्स को बोला जाता है ब्रेटन वुड्स ट्विन। दो जुड़वा भाई निकल कर आए, IMF और वर्ल्ड बैंक। क्लियर है? तो कब निकल कर आए? 1944 के दौरान, जब ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई। क्लियर है? चलिए अब एक एक करके हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो सबसे पहले
ये लोगो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। इट वॉज क्रिएटेड इन 1945। 1945 में इसको क्रिएट किया गया आफ्टर द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस इन द यूएसए इन 1944 जुलाई के अंदर। क्लियर है? इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। जो हमारा यूएन है, यूनाइटेड नेशंस है, उसकी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है ये। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यूएन और आईएमएफ का कोई रिलेशन नहीं है। जी नहीं, यूएन की ही एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाया गया आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। क्लियर है? मेंबरशिप 190 कंट्रीज हैं इसके अंदर, बहुत बड़ा एक ग्रुप है। कितनी कंट्रीज है? 190 कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द आईएमएफ राइट नाउ। एंड ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि इंडिया इज ए फाउंडर। इंडिया इज ए फाउंडर नहीं, इसको फाउंडिंग मेंबर कर लीजिए। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएमएफ। जब आईएमएफ बना 1945 में, तो इंडिया जो था, उन फाउंडर जो बना रहे थे, उसका एक मेंबर था। और हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। कहां पर है ये? दिस इज इन यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए एज वेल। क्लियर है? वॉशिंगटन डीसी। क्लियर? तो यहां पर इसका हेडक्वार्टर है। और देख लेते हैं प्राइमरी एम्स क्या हैं। व्हाट आर प्राइमरी एम्स ऑफ द आईएमएफ? सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं, तो सबसे पहले अगर लास्ट टॉपिक, इसको लास्ट पॉइंट को अगर पढ़ेंगे, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, मेक रिसोर्सेज अवेलेबल विद एडुकेट सेफगार्ड टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूटीज। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो प्राइमरी रोल है आईएमएफ का, वो एक्चुअल में यह है कि अगर कोई भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आता है और वो रिसोर्सेज को खरीदने में या कि रिसोर्सेज को एक्वायर करने में, इंपोर्ट करने में अगर वो अनसक्सेसफुल है, तो उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जाएं, पेमेंट्स प्रोवाइड कराए जाए, वो मेथड्स प्रोवाइड कराए जाए, ताकि वो उन रिसोर्सेज को क्या कर सके, उन रिसोर्सेज को खरीद सके या एक्वायर कर सके। जैसे कि हम पढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है कि जो देश कोई भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल अगर इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंपोर्ट में क्या होता है? इंपोर्ट में डेबिट होता है, पैसा बाहर जाता है। क्लियर है? और एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, तो कहीं हमने कोई सामान बेचा, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले हम क्या आता है? हमारे देश में पैसा आता है। पैसा किस फॉर्म में आता है? जनरली डॉलर के अंदर अगर पैसा आ रहा है, तो वो जो एक्सपोर्टर है वो पैसा लेकर, डॉलर लेकर आएगा और वो एक्सचेंज कराएगा, तो हमारे देश के अंदर, हमारी इकोनॉमी के अंदर डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी। क्लियर है? ऐसे क्या होगा? डॉलर हमारे देश के अंदर आया। और अगर हम सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें फॉरेन करेंसी चाहिए। इंडिया में तो इंपोर्ट होता नहीं है, मोस्टली डॉलर, यूरो वगैरह में इंपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? हमें डॉलर चाहिए, फॉर एग्जांपल। और अगर सिर्फ हम इंपोर्ट ही करे जा रहे हैं, यानी कि डॉलर सिर्फ डेबिट ही हो रहा है, हमारे देश से सिर्फ डॉलर का आउटफ्लो ही है, इनफ्लो है ही नहीं, तो एक टाइम पर आपकी पॉकेट्स खाली हो जाएंगी। भाई पॉकेट में पैसा रखा हुआ है, वो खर्च करे जा रहे हैं, खर्च करे जा रहे हैं। अगर उस पॉकेट में पैसा आ ही नहीं रहा है, तो एक दिन तो ऐसा होगा कि वो पैसा खर्च हो जाएगा, खाली हो जाएगी जेब। तो ऐसा ही होगा अगर देश का इंपोर्ट बहुत ज्यादा है और एक्सपोर्ट है ही नहीं, तो इवेंचुअली जो फॉरेन करेंसी की सप्लाई है, द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वो खत्म हो जाएगी देश के अंदर, उसकी कमी पड़ जाएगी फॉरेन करेंसी की, जिसके लिए हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्राइसिस आना, जो 1990s ने इंडिया ने विटनेस किया। तभी हमने अपनी इकोनॉमी को खोला, एलपीजी रिफॉर्म्स लाई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी। ग्लोबलाइजेशन में क्या कहा हमने? जो बाहर के इन्वेस्टमेंट है, बाहर की एफडीआई है, बाहर की बड़ी कंपनीज है, उनको एंट्री दी, उनको आने दिया, देश में इन्वेस्टमेंट करने दिया, नई कंपनी खोलने दी, जो ऑलरेडी कंपनी एग्जिस्ट कर रही थी उनमें इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई किया। क्लियर है? इससे क्या हुआ? देश की इकोनॉमी ग्रो करी, एक्सपोर्ट बढ़ा, हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ा। क्लियर है? सर्विस सेक्टर इंप्रूव हुआ, हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट हुआ, डॉलर का आउटफ्लो आना स्टार्ट हुआ देश के अंदर, इनफ्लो आना स्टार्ट हुआ। क्लियर है? तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी क्राइसिस आता है, तो ये मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का काम है उसको इंश्योर करना कि उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल रहें उन मेंबर्स कंट्रीज के पास। क्लियर है? और क्या क्या एम है वो देख लेते हैं।
व्हाट आर द अदर एम्स ऑफ द प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन को बनाए रखें, पैसे का जो लेन देन है, जो एक्सचेंज है, उसको बनाए रखें। क्लियर है? तो एक्सचेंज भी एक तरीके से किसके अंदर आएगा? एक्सचेंज, जो एक डॉलर से, एक करेंसी से दूसरी करेंसी में हम पैसा एक्सचेंज करते हैं, एक के बदले दूसरी करेंसी जब खरीदते हैं उसको एक्सचेंज बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर है? तो उसको कहीं ना कहीं सुपरवाइज करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी, अभी बात करी थी हमने कि जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो एक्सचेंज की स्टेबिलिटी है, क्लियर है, उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करे। क्लियर? असिस्ट इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स, बहुत सारी कंट्रीज हैं एक साथ मिलकर वो उस एक ऐसा सिस्टम बनाएं जहां एक साथ आकर करेंसी उस एक्सचेंज कर सकें, क्लियर, पेमेंट्स कर सकें, एक दूसरे को पेमेंट्स कर सकें। क्लियर? तो दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द आईएमएफ। ध्यान रखना, मेन ध्यान रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर, कि किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन मेंटेन करता है? उसका सेंट्रल बैंक पेमेंट मेंटेन करता है। तो आरबीआई जो है वो इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेंटेन करेगा, और वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन चेक कर रहा है? पूरी ग्लोबली बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो किसका काम है? वो हमारे आईएमएफ का काम है, और वो रेगुलेट करेगा, वो एंश्योर करेगा कि प्राइस स्टेबिलिटी, एक्सचेंज स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं कि मेंबरशिप क्या क्या है, वेटेज क्राइटेरिया क्या क्या है, एंड अदर। एक बार देख लेते हैं कि इसका गवर्निंग स्ट्रक्चर क्या होता है। गवर्निंग स्ट्रक्चर पर क्वेश्चंस आते हैं। तो जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसमें 3 बॉडीज होती हैं। एक तो सबसे पहले तो होते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है, और एक इनके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं। क्लियर है? देखो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एवरी मेंबर कंट्री delegates a representative, usually head of the central banks or the ministries of finance, कि जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं वो एक अपना डेलीगेट, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं आईएमएफ के अंदर, जो कहां पर बैठता है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जाकर उनकी एक सीट होती है। तो इंडिया भी किसको भेजेगा? अपने एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, या वो तो सेंट्रल बैंक के हेड हो सकते हैं, यानी कि हमारे गवर्नर साहब हो सकते हैं, या वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है जैसे कि मैडम निर्मला सीतारमन जी हैं, उनको भेजा जा सकता है। वो कौन होंगे? वो उस बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर इंडिया के डेलीगेट, इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? नेक्स्ट एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड आईएमएफ का। वो क्या होता है? It is the entrusted to the management of day-to-day policy decision. The board comprises 24 executive directors. तो जो डे टू डे बिजनेस होते हैं आईएमएफ के, वो कौन करता है? That is responsible for the executive. लेकिन जो बड़े डिसीजन है, जो मेजर डिसीजन है आईएमएफ के, वो एक्चुअल में कौन लेगा? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हाथ में होते हैं वो डिसीजन। क्लियर है? और डे टू डे बिजनेस एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और इसमें 24 डायरेक्टर्स होते हैं। देख, एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर, हेड ऑफ द आईएमएफ, हु इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 5 years ऑफ टर्म। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हेड होता है आईएमएफ का, हु इज इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव बोर्ड फॉर 5 years ऑफ टर्म। जो हेड होगा आईएमएफ का वो कौन होता है? एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जिसको इलेक्ट किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा, जिसका टर्म कितना होता है? फॉर 5 years, 5 साल का टर्म होता है एक मैनेजिंग डायरेक्टर का, जो कि हेड होगा आईएमएफ का। और एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड चुनाव करता है मैनेजिंग डायरेक्टर का, ध्यान रखना। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स डज नॉट सेलेक्ट द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द आईएमएफ। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। तो ये हो गई आपकी गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द आईएमएफ। नेक्स्ट क्या है? आईएमएफ के अंदर कोटा सिस्टम चलता है। कोटा सिस्टम क्या है? कि फॉर एग्जाम्पल जिस कंट्री ने जितना योगदान किया है उसको उतना कोटा, उतना वेटेज मिलता है वोटिंग पावर्स को लेकर, या उसका जो फंड है आईएमएफ का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको एसडीआर वगैरह हम बोल देते हैं। क्लियर है? उतना मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द कैपिटल सब्सक्रिप्शन दैट ईच मेंबर कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू आईएमएफ। इट इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजिशन ऑफ द मेंबर्स कंट्री इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। कितना कोटा आपको मिलेगा यह तय करेगा कि आपने कितना कैपिटल सब्सक्रिप्शन लिया है, और वो किस चीज पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि आपकी वर्ल्ड के अंदर आपकी इकोनॉमी कहां पर एग्जिस्ट कर रही है। क्लियर है? उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? कोटाज ऑफ मेंबर्स
25% कोटा इज इन दी एसडीआर और वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी यूएस डॉलर, यूरो, येन और पाउंडली स्टर्लिंग। 75% कोटा इज इन कंट्रीज ओन करेंसी। तो अगर इंडिया का कोई कोटा है आईएमएफ के अंदर, तो वो पैसा किस फॉर्म में रखा हुआ है? 25% तो वो एसडीआर में या जो एक्सेप्टेड करेंसीज हैं, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, पाउंड हो गया, इसमें रखा हुआ रहता है। और बाकी का 75% इंडिया की जो करेंसी है, रुपया, उस फॉर्म में वहां पर रखा रहता है, इंडिया का जितना भी कोटा बनता है। क्लियर है? नेक्स्ट, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 100% ऑफ द कोटा ऑफ द मेंबर्स इज रिजर्व्ड और is placed in the IMF only in the SDR और US डॉलर और यूरो वगैरह। मतलब यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी है हमारी खुद की करेंसी है, उसमें किसी भी तरीके की कोई वैल्यू वहां पर नहीं रखी हुई कोटे के अंदर। जी नहीं, 75% मेजोरिटी ऑफ द कोटा हमारी ओन करेंसी में ही रखा हुआ है। सिर्फ 25% है जिसमें SDR आते हैं। व्हाट इज SDR? स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स जो होते हैं। क्लियर है? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कंडक्ट्स अ जनरल कोटा रिव्यू एट अ रेगुलर इंटरवल्स नॉट मोर देन 5 ईयर। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, ये इस कोटे को रिव्यू करते हैं हर 5 साल के अंदर अंदर रेगुलरली, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एनी चेंजेस इन कोटा मस्ट अप्रूव्ड बाई 85% ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। तो जितनी भी टोटल वोटिंग पावर है, यानी कि 100% जो वोटिंग पावर है, उसकी 85% वोटिंग परसेंटेज चाहिए अगर कोटा के अंदर कोई भी चेंजेस लाने हैं। ध्यान रखना, और हर किसी की वोटिंग परसेंटेज इसमें अलग अलग होती है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑन कोटा कैन नॉट बी चेंज्ड विदाउट इट कंसेंट। अगर किसी मेंबर की जो कोटा की जो परसेंटेज है उसको चेंज नहीं किया जा सकता अगर उस देश की कंसेंट नहीं होगी। एक बात तो ये होगी। दूसरी क्या है? अब देखिए वोटिंग पावर, ध्यान रखेंगे, वोटिंग पावर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है 190 कंट्रीज है सर। कितनी कंट्रीज है? दे आर 190 कंट्रीज प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ द आईएमएफ। 190 कंट्रीज में से यूएस की जो वोटिंग परसेंटेज है 100 में से 16.52% तो सिर्फ यूएस की ही वोटिंग परसेंटेज है आईएमएफ के अंदर। सबसे बड़ा शेयर है यूएस का 16.52, और दूसरे नंबर पर चाइना है, उसकी 6% वोटिंग शेयर है। तो सोचिए, यूएस 16% पर अकेला बैठा हुआ है आईएमएफ के अंदर, वोटिंग पावर जो है उसकी। दूसरे नंबर पर चाइना तो है, लेकिन कितना गैप है दोनों की परसेंटेज में? 10% का, ऑलमोस्ट 10.5% का। 6% है। और इंडिया की ध्यान रखना, इंडिया की कितनी है? 2.6%। इंडिया की इस परसेंटेज को हमेशा ध्यान रखना। द वोटिंग परसेंटेज ऑफ द इंडिया or the voting power of India in the IMF is only 2.6%, whereas the USA has 16.52% and China has 6% of the voting power in the IMF. Clear? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लेते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या हैं और किस किस फॉर्म में वो रखे रहते हैं। व्हाट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स? हम जब फॉरेक्स रिजर्व पढ़ते हैं, हमने क्या पढ़ा था? फॉरेक्स रिजर्व पढ़ा, अपने देश का फॉरेक्स रिजर्व पढ़ा। कौन? हु इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया? जी आरबीआई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेक्स रिजर्व ऑफ इंडिया। फॉरेक्स रिजर्व के अंदर कितनी कितनी क्या क्या रखा हुआ रहता है? विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर क्या क्या रखा रहता है? सर एक तो गोल्ड भी रखा रहता है, और फॉरेन करेंसी जैसे कि डॉलर है, यूरो है, और आपका पाउंड है, येन है। इसके अलावा एसडीआर भी कुछ रखे रहते हैं। एसडीआर क्या है? एसडीआर है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये क्या होते हैं? इट इज एन इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट विच कैन बी एक्सचेंज फॉर फ्रीली यूजेबल एक्सचेंज करेंसी। कि ये एक इंटरेस्ट बियरिंग इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, इसके बदले में आप क्या ले सकते हैं? कोई भी करेंसी एक्सचेंज में ले सकते हैं। ये कौन इशू करता है? इट इशूड बाय आईएमएफ, और वो आईएमएफ इशू करता है। जितना पैसा आपने उसमें कैपिटल एक्सपेक्टेशन लिया हुआ है आईएमएफ के अंदर, उसका कुछ परसेंट आपको एसडीआर की फॉर्म में वो दे देते हैं कि ये लीजिए, इतनी आपकी वैल्यू का आपको एसडीआर मिल गया, इसके बदले आप जाकर कोई भी करेंसी वगैरह एक्सचेंज कर लीजिए।
इट वॉज क्रिएटेड बाई IMF इन 1969। ध्यान रखिए IMF कब बना, 1945 के अंदर, लेकिन SDR उसके बहुत बाद में बने 1969 के अंदर, जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक भी हुआ था इंडिया के अंदर। SDRs आर अलोकेट टू द मेंबर ऑफ द प्रोपोर्शन टू द कोटा सब्सक्रिप्शन। अभी मैंने बात करी कि जिस कंट्री का जितना कोटा IMF के अंदर है उसके हिसाब से SDR को इशू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 करोड़ का भारत का कोटा है IMF के अंदर, तो 1 करोड़ के बराबर SDR को इशू कर दिया जाएगा, विच आर इंटरेस्ट बियरिंग एसेट्स होते हैं। क्लियर है? वैल्यू ऑफ द SDR इज बेस्ड ऑन द बास्केट ऑफ 5 मेजर करेंसीज। तो SDR के अंदर क्या 5 मेजर करेंसीज की एक बास्केट होती है। अब ध्यान रखना ये करेंसीज कौन कौन सी होती हैं और सबसे ज्यादा किसकी वैल्यू होती है, ये पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका होता है, US डॉलर का होता है, विच इज 41.73% ऑफ द टोटल परसेंट। दूसरे नंबर पर आता है यूरो एंड डॉलर कंप्राइजेस ऑलमोस्ट 70% ऑफ द SDR। 41.73% by US डॉलर, यूरो इज ऑलमोस्ट 31%, 30.93%। उसके बाद आता है चाइनीज रेनमिनबी। क्लियर है? उसके बाद जापानीज येन और उसके बाद ब्रिटिश का पाउंड आता है, पाउंड स्टर्लिंग। क्लियर है? तो पहले नंबर पे क्या है US डॉलर, दूसरे पे क्या है सर यूरो, तीसरे पे क्या है चाइनीज करेंसी, फोर्थ पर क्या है जापानीज येन एंड लास्ट में है आपका 5th नंबर पर ब्रिटिश पाउंड। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे US डॉलर, यूरो, चाइनीज, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड। क्लियर है? क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन इन द SDR बास्केट, इफ द मेंबर इज वन ऑफ द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। SDR बास्केट में कौन आएगा, अगर आप टॉप 5 एक्सपोर्टर हैं दुनिया के, तब आपकी करेंसी उसमें आ जाएगी SDR के अंदर, बास्केट के अंदर। डिटरमाइंड बाई फ्रीली यूजेबल करेंसी बाई द IMF, कि आप फ्रीली उस चीज को यूज कर सकते हैं, उस करेंसी को किसी भी ट्रेड वगैरह में। क्लियर है? तो अगर आप टॉप 5 वर्ल्ड के एक्सपोर्टर हैं तभी आपकी जो करेंसी है उस बास्केट के अंदर आ सकती है, जिसको फ्रीली यूज किया जा सकता है फॉर ट्रेड पर्पस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दिस इज काफी इन डेप्थ में किया है हमने। क्लियर है? अब सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या पढ़ेंगे, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे कि कोई पब्लिकेशन अगर इस IMF की है, कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश अगर करता है IMF, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर कोई पब्लिशिंग रिपोर्ट है IMF की तो वो भी पढ़ेंगे। IMF बड़ी 4 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, ध्यान रखेंगे। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय द IMF। ध्यान रखेंगे IMF पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को। उसके बाद क्या है, एक है आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दोनों रिपोर्ट सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन के अंदर पूछी गई हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन इंस्टीट्यूट इनको रिलीज करता है। तो ध्यान रखें IMF। और क्या क्या है, एक है एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट और फिस्कल मॉनिटर। तो फिस्कल से तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा कि IMF से कहीं ना कहीं रिलेटेड है पैसे का, फिस्कल का, तो कौन रिलीज करता होगा IMF। तो फिस्कल और एक्सटर्नल सेक्टर रिपोर्ट, उसके साथ साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दीज आर द 4 पब्लिकेशंस दैट IMF रिलीजेस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब IMF हो गया है, अब हम चलते हैं अपने वर्ल्ड बैंक की तरफ। देखिए तो सबसे पहले क्या है, व्हाट इज वर्ल्ड बैंक। 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया IMF से पहले ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर। और इनिशियली ये क्या था, इसका नाम था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको IBRD बोलते थे, IBRD। एक्चुअल में वर्ल्ड बैंक एक अलग है, वर्ल्ड बैंक अलग है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप अलग है। ग्रुप के अंदर हम 5 इंस्टीट्यूट्स को पढ़ेंगे जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। वर्ल्ड बैंक अब किसको बोलते हैं, 2 इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, IBRD एंड IDB, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इनिशियली सिर्फ वर्ल्ड बैंक में कौन सा इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया था, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड वाज सून कॉल्ड एज द वर्ल्ड बैंक। इसको फिर बाद में क्या बोले जाने लगा, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोले जाने लगा। इनिशियली क्या नाम था इसका, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट।
इट हैज एक्सपेंडेड टू ग्रुप ऑफ 5 डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, जो अभी मैंने बताया कि 5 इंस्टीट्यूट्स अब हो गए हैं और उनको सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, अब उनको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्या बोलते हैं, वी से वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब इनको बोलते हैं। क्लियर। और नाउ अभी वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है, पहले तो सिर्फ वर्ल्ड बैंक ग्रुप आईबीआरडी था, लेकिन अब किसको बोला जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉरी बैंक नहीं है, आईडीबी नहीं है, आईडीए है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दीज आर द 2 इंस्टीट्यूशंस राइट नाउ दैट being called is the World Bank right now. Clear? वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है, 5 इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर बनता है, वो भी आगे एक एक करके हम पढ़ेंगे, उनके क्या काम है उनको बारे में पढ़ेंगे। हेडक्वार्टर कहां है, सेम विद आईएमएफ, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के अंदर है। क्लियर है, यूएस के अंदर है, इट इज इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप, अब हम 5 इंस्टीट्यूट्स को पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर कौन कौन से 5 इंस्टीट्यूट्स हैं, ध्यान रखेंगे कितने इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर 5 इंस्टीट्यूट्स राइट नाउ। सबसे पहले क्या है जो हमने पढ़ा, जो सबसे पहले एस्टेब्लिश किया गया था, दैट इज आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट ऑफर्स असिस्टेंस टू मिडिल इनकम एंड पुअर बट क्रेडिट वर्दी कंट्रीज। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ डेवलपमेंट के लिए लोन नहीं देता है, ध्यान रखेंगे। पुअर कंट्रीज वगैरह को आप पूछने लगे कि फंड वगैरह प्रोवाइड कराता है, जैसे कि पाकिस्तान को आईएमएफ से फंड मिला, किस चीज के लिए मिल रहा है कि आपके अगर बीओपी का क्राइसिस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस अगर है, irrespective of your economy, whether you are developing or whether you are a developed nation or a underdeveloped nation, it doesn't matter. If there is a BOP crisis and if you are adhering with the IMF regulations or the IMF guidelines, so you are entitled to have the IMF loan. Whereas अगर IBRD की बात करें, जो कि एक वर्ल्ड बैंक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, विच इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो ये जो है, जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं या पुअर कंट्रीज हैं, उनको लोन प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट वगैरह के लिए। और वो कंट्री, लेकिन वो क्रेडिट वर्दी होनी चाहिए, ऐसा हो कि वो वापस रीपे कर सके, ऐसा नहीं कि दे ही दिया लोन, बिना क्रेडिट वर्दी कंट्रीज को लोन दे दिया। क्लियर है। It work as an umbrella for more specialized bodies under the World Bank. It was responsible for the construction of post-war Europe. जो World War II जब हुआ और World War II के बाद बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ, यूरोप का इकोनॉमी खत्म हो गई, शहर बेकार हो गए, सिटीज बिल्कुल खराब हो गई, तो जो कंस्ट्रक्शन हुआ, जो डेवलपमेंट हुआ यूरोप का, उसमें बहुत बड़ा योगदान था आईबीआरडी का, यूरोप को दोबारा से रीएस्टेब्लिश करने का या दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने का। क्लियर है। तो दिस इज द लोगो ऑफ द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट। क्लियर है। एंड नेक्स्ट आता है दूसरा, जिसको हम वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन में लाते हैं, विच इज आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। मेंबर्स ध्यान रखना, आईबीआरडी में 189 मेंबर्स हैं और जबकि आईडीए के अंदर कितनी है, 173 मेंबर्स हैं, 173, एंड देयर इज 189 मेंबर्स प्रेजेंट इन द आईबीआरडी। क्लियर है। इट वाज फाउंडेड इन 1960। आईबीआरडी क्यों नहीं लिखा मैंने, कब फाउंड हुआ था, ये तो हमें पता है। जब वर्ल्ड बैंक आया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद, तो उसका नाम पहले क्या था, उसका नाम पहले आईबीआरडी था। तो ये कब हुआ, 1945 में। इसको बाद में वर्ल्ड बैंक बोल दिया गया। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूट आता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वो कब फाउंड किया गया, बहुत बाद में, ऑलमोस्ट 15 साल बाद ये आया। इट पुट्स ग्रेटर एम्फसाइज ऑन लैंडिंग टू दी पुअरेस्ट कंट्रीज, जो बहुत पुअरेस्ट कंट्रीज होती हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, जिसको एलडीसी बोल देते हैं या यूडीसी। यूडीसी नहीं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, जो पुअरेस्ट कंट्रीज होती है, पुअर की भी पुअरेस्ट कंट्रीज जो होती हैं। क्लियर है। उनको लोन प्रोवाइड करा देती हैं और दीज लोन्स कम इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट्स एंड आर एसेंशियल इंटरेस्ट फ्री। ध्यान रखेंगे, ये एक तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं, 30-30, 40-40, 50-50 साल के लिए लोन दिए जाते हैं। प्लस ये जो लोन है, ये एसेंशियली इंटरेस्ट फ्री होते हैं, क्योंकि ये किसको दिए जा रहे हैं, ये पुअरेस्ट कंट्री को दिए जा रहे हैं।
आईबीआरडी के अंदर पुअरेस्ट कंट्रीज को लोन नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दिया जाता, उसमें इंटरेस्ट पर लोन दिया जाता है जो लो मिडिल इनकम है, जैसे कि लीस्ट डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, यूडीसी है, जैसे इंडिया चाइना वगैरह है, और जो पुअर कंट्रीज है उनको दिया है। और ये है जो बहुत पुअर कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा हालत खराब है जिन कंट्रीज की, उनको लोन प्रोवाइड कराती है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, एंड दिस इज द लोगो ऑफ द आईडीए। क्लियर है? 173 मेंबर्स याद रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट आर द अदर इंस्टीट्यूट्स हियर। नेक्स्ट है आपका सबसे थर्ड नंबर पे आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, आईएफसी 185 मेंबर्स हैं करंटली, फाउंडेड इन 1956, फाउंडेड इन 1956 टू प्रमोट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट्स। जो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है कि एक देश से दूसरी जगह जाकर जो प्राइवेट लोग हैं वो इन्वेस्ट करें, उनके कॉरपोरेशन के लिए, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाई। इट एक्ट एज अ इन्वेस्टर इन कैपिटल मार्केट एंड हेल्प्स गवर्नमेंट टू प्राइवेटाइज इन एफिशिएंट पब्लिक एंटरप्राइजेस। जैसे कि मैंने आपको एलपीजी बताया था, 1990s में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन किया गया, उसमें यही था कि आप जो सरकार मोनोपोली बनाकर बैठी है बहुत एक एफिशिएंट सेक्टर्स की, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक कंपनीज है वो इनएफिशिएंट बन गई हैं, आप उनको प्राइवेटाइज कीजिए, बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने आने दीजिए अपने देश के अंदर। क्लियर है? तो ये उसका काम है, ध्यान रखना 1956 में, यानी कि आईएफसी जो है वो पहले बनी किससे? आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन से। क्लियर है? और फोर्थ आती है मीगा, मीगा से ध्यान रखेंगे, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये इसके मेंबर्स कितने हैं? 182। इट ऑफर्स इंश्योरेंस अगेंस्ट द पॉलिटिकल रिस्क, टर्मोइल और इंस्टेबिलिटी दैट एन इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज में बियर। कि अगर कोई डेवलपिंग कंट्री है, वहां पर किसी भी तरीके की पॉलिटिकल टर्मोइल या इंस्टेबिलिटी आती है, गवर्नमेंट वगैरह इधर उधर कू वगैरह हो जाता है, तो जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है उसके लिए एक इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। क्लियर है भाई? अगर प्राइवेट इन्वेस्टर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको एश्योरेंस भी तो चाहिए कि इस देश के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्लियर है? उस चीज से बचने के लिए। और लास्ट आपकी बॉडी है इसके अंदर ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। जितने भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने के लिए है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडिया इस बॉडी, इस इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। 155 मेंबर्स ही हैं। इट फैसिलिटेट्स वर्क टुवर्ड सेटलमेंट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर एंड लोकल कंट्री। वही अगर कोई लोकल कंट्री है, इंडिया के अंदर कोई इन्वेस्टर आ रहा है फॉरेन, उसके बीच में अगर गवर्नमेंट और कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उस चीज को डिस्प्यूट सेटलमेंट एक बॉडी बनाई गई है, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। तो इन 5 इंस्टीट्यूट्स को मिलाकर बोला जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और वर्ल्ड बैंक किसको बोला जाता है? आईबीआरडी और सिर्फ आईडीए को मिलाकर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने आप पहले तो मेंबरशिप देख लेते हैं। सॉरी, मेंबरशिप क्या होती है? टू बिकम अ मेंबर अ कंट्री मस्ट फर्स्ट जॉइन आईएमएफ। तो बहुत ध्यान से रखिए, क्वेश्चन बन जाता है यहां से। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको आईएमएफ को ज्वाइन करना पड़ेगा। फॉर द मेंबरशिप ऑफ द वर्ल्ड बैंक वन हैज टू बी द मेंबर ऑफ द आईएमएफ। क्लियर है? द मेंबरशिप इन आईडीए, आईएफसी एंड मीगा आर कंडीशनल ऑन द मेंबरशिप इन आईबीआरडी। और आईडीए, आईएफसी, मीगा में तो बाद में बनेंगे, सबसे पहले आपको आईबीआरडी का मेंबर बनना होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? कैसा स्ट्रक्चर होता है? द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जैसे हमने बात करी थी आईएमएफ के अंदर, एंड बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सेम विद द आईएमएफ।
प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक कम्स फ्रॉम द लार्जेस्ट शेयर होल्डर विच इज यूनाइटेड स्टेट्स। जो प्रेसिडेंट होगा वर्ल्ड बैंक का वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर से आएगा, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स। एंड मेंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, सेम एज आईएमएफ की तरह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भेजे जाएंगे, एक डेलीगेट भेजा जाएगा मेंबर्स कंट्री के द्वारा, जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नर में जाकर एक सीट ले लेगा। प्रेसिडेंट कौन होगा? जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो होता है विच इज यूनाइटेड स्टेट्स, वो इसका मेंबर। नेक्स्ट सेम कोई इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं? जी हां, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो वर्ल्ड बैंक है वो रिलीज करता है। और सबसे पहली आती है आपकी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। क्या आती है? इसको ध्यान रखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नेक्स्ट क्या है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ये 3 रिपोर्ट्स हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा पब्लिश करी जाती हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, आईएमएफ की अलग ध्यान रखेंगे, और भी पढ़ेंगे, और वर्ल्ड बैंक की ये है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे ज्यादा 12 क्वेश्चंस में पूछी गई है, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन में देखने को मिल जाती है आपसे। क्लियर है? आगे चलें, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आई होप विच इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अभी हमने देखा कई बार इसकी हर साल एक ना एक एनुअल मीटिंग होती है, बड़ी फेमस मीटिंग है स्विट्जरलैंड के अंदर। देखते हैं कहां होती है वो। डावोस के अंदर हर साल एक बड़ी फेमस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है, जहां प्राइवेट लोग भी, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी जाते हैं। क्लियर है? चलिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है क्या पहले देख लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दैट ब्रिंग्स टुगेदर बिजनेस मैन, पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर्स टू डिस्कस ग्लोबल चैलेंजेस। तो बिजनेस पार्टनर्स भी आते हैं, सिर्फ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बिजनेस पार्टनर्स भी आएंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आएंगे, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स भी आएंगे, और जो डिस्कस करेंगे ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज हो गया, वॉर हो गया, और करेंसी स्टेबिलिटी हो गया, एक्सचेंज पर बात करते हैं, ट्रेड पर बात करते हैं। क्लियर है? हेल्थ पर बात करते हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज बेस्ट नोन फॉर इज एनुअल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग एट डेवोस, स्विस के अंदर होती है। तो डेवोस के अंदर हर साल एक बड़ी फेमस इनकी एनुअल मीटिंग होती है डेवोस के अंदर। ध्यान रखेंगे कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1971 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। WEF promotes stakeholders theory for broader societal impact. This body has a conscious mission to improve state of the world through public private cooperation. तो मेन मोटिव क्या है? पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन, उस पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन की बात करती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्ट्स एक बार देख लेते हैं कि व्हाट आर द की रिपोर्ट्स। बस इतना ध्यान रखना कि कब एस्टेब्लिश हुआ, कहां इसकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक फेमस मीटिंग एनुअली होती है हर साल, डावोस में होती है इसकी। क्लियर है? किस चीज से रिलेटेड है इसका काम? कि जितने भी ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनके ऊपर बात करना। और कौन कौन आते हैं? बिजनेसमैन भी आते हैं, आपके पॉलिटिकल लीडर्स भी आते हैं, गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स भी आते हैं, सोशल वर्कर्स भी आते हैं, फेमस वो इस चीज के ऊपर बातें करते हैं। क्लियर है? और इसका मोटिव क्या है? मोटिव क्या है? प्राइवेट एंड पब्लिक कोऑपरेशन। क्लियर है? बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं इकोनॉमिक फोरम की, उनको लिख लीजिए। बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स क्या क्या है जल्दी से देखेंगे। द फर्स्ट रिपोर्ट इज इंक्लूसिव डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये वर्ल्ड बैंक, कभी कभी आप मिस्टेक कर देते हैं कि वर्ल्ड बैंक इसको इशू करता है। जी नहीं, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरी है आपकी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट। ध्यान रखने, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट एंड द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ये 3 जो आपकी रिपोर्ट्स है बड़ी ही इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। बाकी 3 क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, और उसके बाद क्या है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश करती है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। आपका डेवलपमेंट के ऊपर, जेंडर्स के ऊपर भी रिपोर्ट्स हैं इसकी। क्लियर है? ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर भी रिपोर्ट्स हैं, एनर्जी के ऊपर भी रिपोर्ट्स हैं। क्लियर? चलें आगे की तरफ, चलिए और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WTO. दिस इज द ऑफिस ऑफ द WTO. दिस इज द फ्रेंच नेम, फ्रेंच नेम की वजह से OMC लिखी हुई है. क्लियर? कब, अब देख लेते हैं एक बार. तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां है? जनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है, ध्यान रखेंगे. क्लियर है? इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर रहा है WTO का. इस समय कितनी कंट्रीज हैं? 166 मेंबर कंट्रीज हैं. ओनली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द ग्लोबल रूल्स ऑफ ट्रेड. जितने भी ट्रेड को, ग्लोबल ट्रेड को लेकर जितने भी रूल्स बनाए जाते हैं विच आर बाइंडिंग ऑन दी नेशंस, क्लियर है, तो वो कौन करता है? WTO बनाता है. ये यूएन का किसी भी तरीके का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना. लेकिन यूएन के साथ रिलेशंस है, कोलैबोरेशन है इसका, लेकिन जैसे एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है IMF यूएन की, ऐसे WTO बिल्कुल अलग है. क्लियर? एस्टेब्लिशमेंट का एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखेंगे, जो मैनेज करती है किसको? एनकरेज करती है इंटरनेशनल ट्रेड को. कम आउट ऑफ 1986 टू 1994 यूरोग्वे राउंड नेगोशिएशन. ध्यान रखेंगे, जब ये पहले क्या थी, इसको GAAT बोला जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. ये कब फॉर्म हुई थी? 1948 में GATT बनी थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड. जब इसकी अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस हुआ करती थी, इनको राउंड बोला करते थे. तो जब इसकी 1986 1944 में यूरोग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद WTO नाम रखा गया. पहले इसको क्या बोला जाता था? GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड बोला जाता था. एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1995 में यूरोग्वे राउंड कॉन्फ्रेंस के बाद, जब माराकेश एग्रीमेंट किया गया, उसके बाद इसको क्या किया गया? इसको एस्टेब्लिश किया गया, जब पहली बार नाम निकल कर आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1995 जनवरी 1 आफ्टर दी मराकेश एग्रीमेंट इन 1994. क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? आगे की तरफ चलें. नाम ध्यान रखना, पहले इसको क्या बोला जाता था? वर्ल्ड ट्रेड जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड द ट्रेड. क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं. एक बार देख लेते हैं. इट फैसिलिटेट गुड्स एंड सर्विसेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी, यानी कि आपके जो पेटेंट वगैरह हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ट्रेडमार्क है, उनको भी क्या फैसिलिटेट करती है? प्रोवाइड्स रिड्यूसिंग ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, जो भी टैरिफ्स, कोटास वगैरह बहुत कंट्रीज लगा देती हैं. किसी देश का अगर सामान यहां आना है तो पर्टिकुलर किसी कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स, कोटा वगैरह लगा देते हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं ये उनके उसके खिलाफ, उसके लिए फ्रेमवर्क डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए बात करता है. ओवरसीज इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस अमंग द ट्रेडिंग पार्टनर्स. कि एक फॉर एग्जांपल एक कंट्री के साथ आप बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं? उस पर टैरिफ बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं. लेकिन एक दूसरी कंट्री है, वो भी आपके यहाँ एक्सपोर्ट कर रही है, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर आप बहुत ज्यादा टैरिफ लगा रहे हैं. तो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं, डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, इनको प्रोहिबिट करता है WTO. प्रिंसिपल्स क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, फेयर कंपटीशन मिलना चाहिए, फ्री ट्रेड, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए आपकी, एनकरेजिंग डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है. बड़े ध्यान से देना, फेयर कंपटीशन, फ्री ट्रेड एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. क्लियर है? और मोस्ट फेवर्ड नेशन जो आपने सुना है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का कॉन्सेप्ट भी किसके अंदर है? इट इज ऑल्सो इन WTO. अभी मोस्ट फेवर्ड नेशन के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी वरना. एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, AO, सब्सिडी भी होती है बहुत टाइप की, एम्बर सब्सिडी वगैरह होती है. इंडिया के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स है, अभी इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी. मेन है आपको WTO का इंट्रोडक्शन कराना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बड़ा इंपॉर्टेंट है. गवर्नेंस क्या है? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है, ध्यान रखेंगे. W मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी है. जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते थे, ऐसे मेन डिसीजन मेकिंग कौन है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है. हर 2 साल में WTO की एक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होती है. 13th कॉन्फ्रेंस हुई थी आबू धाबी 2024 के अंदर. इसकी 14th कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2026 मार्च के अंदर. एंड नाउ इट इज योर होमवर्क टू फाइंड आउट कि कहां पर ये होने वाली है. जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक ये हो गई होगी, और हो सकता है करंट अफेयर्स क्वेश्चन में आपकी पूछ ली जाए. क्लियर है? हर 2 साल में होती है. एक जनरल काउंसिल भी होती है, हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है. ऑल्सो मीट्स एज द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी. डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी इसको बोला जाता है. क्लियर है? एक सेक्रेटेरिएट होता है इसका, जो डे टू डे बिजनेस वगैरह है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. इट ऑल्सो मैनेज द WTO बजट. जो WTO का बजट है वो भी मैनेज करता है. मेन ध्यान रखना, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हर साल में होती है, एक इसकी जनरल काउंसिल भी होती है. क्लियर है? आगे चलें. चलिए नेक्स्ट चलते हैं.
14th, चलिए इसी के अंदर मैंने इंक्लूड करा हुआ है द 14th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज योंदे कैमरून के अंदर होने वाली है, यानी कि जो अफ्रीका है उसके अंदर एक कैमरून कंट्री है, वहां पर होने वाली है मार्च 26 से लेकर मार्च 29 2026 के अंदर। क्लियर है? फोकस किसके ऊपर होने वाला है? फूड सिक्योरिटी, फिशरीज एंड सब्सिडीज वगैरह के ऊपर होने वाला है। फाउंड कब किया गया? 1995 में, अभी मैंने बता दिया, माराकेश एग्रीमेंट के बाद इसको फाउंड किया गया था। क्लियर है? और क्या है एग्रीमेंट? इसकी मेजर एग्रीमेंट्स है जो भी मैंने बात करी कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, और G80 जिसका पहले नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज एंड ट्रेड इन गुड्स की भी है इसमें। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एग्रीमेंट और टेक्निकल बैरियर्स जो होते हैं हमारी। क्लियर है? और क्या एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ट्रिम्स है, ट्रिप्स है, AOA है, और G80T है, G80S भी है। क्लियर है? तो ये क्या है? ये एग्रीमेंट्स हैं अलग अलग उसके WTO के। क्लियर? पब्लिकेशंस हैं कुछ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, एक सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट और वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, और थर्ड है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। दीज 3 रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं? वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू, वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट एंड ट्रेड पॉलिसी रिव्यू। क्लियर है? आगे चलिए अब कुछ बैंक्स हैं हमारे, बड़े इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं जो आप देखते हैं न्यूज में रहते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कब वो एस्टेब्लिश हुए। सबसे पहले क्या देखेंगे? एस्टेब्लिश कब हुए हैं वो, मेंबर्स कौन कौन है वो, उनका हेडक्वार्टर कहां कहां पर है, और अगर कोई मेजर रोल उनका है तो उस चीज से रिलेटेड हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, कब एस्टेब्लिश हुआ? 1966 में। ध्यान रखना 1966 में एशियन डेवलपमेंट है। और ध्यान रखेंगे सिर्फ एशियन कंट्रीज भी नहीं है, जो नॉन एशियन कंट्रीज हैं वो भी इसके मेंबर हैं। किस लिए? टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन द रीजन ऑफ एशिया एंड द फार ईस्ट। जो फार ईस्ट का रीजन है, यानी कि इससे आगे का रीजन है, ये दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं और एशिया के बीच में कोऑपरेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए था। इट इज ओन्ड बाय द 68 मेंबर्स ऑफ whom 49 आर फ्रॉम एशिया रीजन। उसमें से 49 जो है वो एशियन कंट्रीज हैं, बाकी जो बची हुई आपकी 19 कंट्रीज हैं, दे आर फॉर नॉन एशियन कंट्रीज और दी अलग रीजन से आती हैं। इट इज एन ऑफिशियल UN ऑब्जर्वर है। ध्यान रखेंगे UN ऑब्जर्वर है। हेडक्वार्टर कहां पर है? इट इज इन मनीला, फिलीपाइंस के अंदर है। फिलीपींस मनीला के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर? आगे चलें। ऑर्गेनाइजेशन सेटअप देख लेंगे एक बार। शेयर होल्डर्स देख लेते हैं इससे कौन कौन शेयर होल्डर्स हैं। क्लियर है? तो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है इसका? USA इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर अगेन 15.6, एंड सेम एज द जापान। जापान इज ऑल्सो 15.6 एंड 15.6, जापान एंड USA ईच। क्लियर? चाइना 6.4% एंड इंडिया इज 6.3%। ध्यान रखेंगे 6.3% इंडिया एंड 6 पॉइंट स्लाइटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है शेयर में, और 6.4 एंड 6.3, एंड ऑस्ट्रेलिया होल्ड्स दिस 5.8%। ध्यान रखेंगे एशियन डेवलपमेंट में सिर्फ एशियन कंट्रीज नहीं है, टोटल देयर आर 68 कंट्रीज एंड 49 आर ऑफ देम एशियन एंड रेस्ट आर नॉन एशियन कंट्रीज। क्लियर? ऑर्गेनाइजेशन सेटअप सेम, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और एक प्रेसिडेंट साहब होते हैं। ही इज ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द ADB ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इसका जो चेयरमैन है वही प्रेसिडेंट साहब भी होते हैं। इलेक्टेड बाई ADB's बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, जो ये हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये सेलेक्ट करती है किसको? प्रेसिडेंट साहब को। और प्रेसिडेंट साहब चेयरमैन होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो कि एक 12 मेंबर्स की बॉडी होती है, 12 मेंबर्स की एक कमेटी होती है। क्लियर? बोर्ड ऑफ गवर्नर्स देख लेते हैं। इट कंप्राइजेस वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द ईच मेंबर ऑफ सेम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जैसे हमने वर्ल्ड बैंक और IMF पढ़ा, तो एक रिप्रेजेंटेटिव होगा किसी मेंबर कंट्री का, वो जाएगा और वहां पर जाकर बैठेगा, जो प्रेसिडेंट का चुनाव भी करती है, और वही प्रेसिडेंट साहब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाकर बैठते हैं, जो कि 12 मेंबर्स की एक बॉडी होती है। क्लियर है? चलिए, दिस इज ऑल अबाउट एशियन डेवलपमेंट बैंक। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड, न्यू डेवलपमेंट बैंक। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक। चलिए देखते हैं व्हाट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। सेम देखना है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एक्चुअली क्या है?
फाउंडेड बाय ब्रिक्स नेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिक्स नेशंस हैं यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, दीज आर दी ब्रिक्स नेशंस, इन्होंने इस बैंक को बनाया है और फॉर्म्ड एज जो सिक्स्थ ब्रिक्स समिट हुई थी उस पर इसको फाउंड किया गया। कहां पर? ब्राजील 2014 के अंदर न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया गया। न्यू डेवलपमेंट आर दी successors or the established by the BRICS nations which are Brazil, Russia, India, China and South Africa in 2014। इंडिया इनिशियली कितनी ऑथराइज करी गई थी? 100 बिलियन यूएस डॉलर इसमें ऑथराइज किए गए थे। क्लियर? फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स शैल बी फ्रॉम रशिया, फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल बी फ्रॉम ब्राजील एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक शैल बी फ्रॉम इंडिया। इनको ध्यान रखेंगे एक बार कि जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक होगा वो इंडिया का होगा और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के जो फर्स्ट चेयर होगी किसकी होगी? रशिया की, और फर्स्ट चेयर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी होगी? ब्राजील की। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द बैंक होगा वो कौन होगा? इंडिया के होंगे। हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई, चाइना के अंदर इसके हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर ध्यान रखना, कब बना है, किसके द्वारा बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन एक बार देख लेते हैं। टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर अनडिजर्व्ड emerging economies for faster development through innovation and cutting edge technology। वही है डेवलपमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, उस चीज के लिए बनाया गया है फॉर द ब्रिक्स नेशंस एंड द अदर इकोनॉमीज एज वेल। क्लियर है? आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? दो बैंक्स पढ़ लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बाय ब्रिक्स, क्लियर। नेक्स्ट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। ये भी बड़ा न्यूज में रहता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं एक बार क्या है ये। इट इज एन हेडक्वार्टर कहां है? सबसे पहले देख लेंगे, दिस इज बीजिंग। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी कहां है? चाइना के अंदर, शंघाई का, ये बीजिंग के अंदर है। ध्यान रखेंगे, मिक्स नहीं कर देंगे। क्लियर? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक which has headquarters in the Beijing. It is a multilateral development bank focused on developing Asia but with members from all of the world। एशिया को डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन जो मेंबर्स क्या है, जो कोऑपरेशन कहां से होगा? बाहर से जो नॉन एशियन कंट्रीज है उनके साथ भी कोऑपरेशन होगा। एस्टेब्लिश कब किया गया था? जो AIIB आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट है उसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। मेंबर्स 97 कंट्रीज आर द मेंबर्स हैं और सेम बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं। जितने भी आपके मेंबर होंगे वो एक अपना मेंबर भेजेंगे बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर और एक होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दीज आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द बैंक जनरल ऑपरेशंस एंड एक्सरसाइजिंग ऑल पावर्स डेलीगेटेड टू द। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा जितनी भी पावर्स दी गई हैं और जो डेली बिजनेस वगैरह है बैंक के, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते हैं। एंड द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में कौन होगा? जो मेंबर कंट्री है वहां से एक रिप्रेजेंटेटिव जाएगा जो जाकर कहां बैठेगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में जाकर बैठेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट इज अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक देख लेते हैं एक बार। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1964 में, लिख लीजिए। इन 1964 इट वाज डेवलप्ड। कितने मेंबर्स हैं? 81 मेंबर्स हैं और इंडिया इज अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इज अबिजान कोथ दवोर के अंदर है। दिस स्टेट इज इन अफ्रीका के अंदर है। तो जब आप देखते हैं अफ्रीका को पढ़ते हैं, ये वाला जो इस वाले जो रीजन है, आइवरी के बीच में जो रीजन है, दिस ये कंट्री उधर की तरफ। क्लियर है? इट इज फाइनेंशियल प्रोवाइडेड टू अफ्रीकन गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टिंग इन द रीजनल मेंबर्स। रीजनल मेंबर कंट्रीज हैं तो वहां की जो रीजनल मेंबर कंट्रीज हैं उनके वहां जो प्राइवेट कंपनीज हैं या जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको प्रोवाइड कराती हैं। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर है? टोटल 81 मेंबर्स है। और कब एस्टेब्लिश हुई? 1964 के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD। यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्लियर है? चलिए देखते हैं इसमें क्या है। एंड दिस इज द लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टुडेज क्लास। क्लियर? चलिए देखते हैं। इट फाउंड कब किया गया? 1991 के अंदर इसकी फाउंडेशन हुई। मेंबर्स कौन है? 69 मेंबर्स हैं और इंडिया ज्वाइंड एज द 69th मेंबर इन 2018। तो सबसे लास्ट मेंबर कौन था? इंडिया इज द मेंबर ऑफ द यूरोपियन बैंक। क्लियर है? और कब ज्वाइन किया था?
इन 2018 के अंदर। इनिशियली फोकस्ड ऑन फॉर्मर ईस्टर्न ब्लॉक, लेटर इज एक्सपेंडेड सपोर्ट टू मोर देन 30 कंट्रीज फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप टू सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल यूरोप से लेकर सेंट्रल एशिया तक जो कंट्रीज हैं उनकी हेल्प के लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट, डेवलपमेंट सपोर्ट देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देने के लिए है। इंडिया 2018 में मेंबर बना, 69th मेंबर बना, और इसका हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इज इन लंदन, यूनाइटेड किंगडम। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे। अब देखो कुछ इंस्टीट्यूट्स को हमने बहुत थोरोली पढ़ा, जैसे कि आईएमएफ है, आईएमएफ के क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज्यादा आईएमएफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट से कहीं ना कहीं रिलेट करता है, क्या वोटिंग पावर्स हैं, गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लियर है? वर्ल्ड बैंक को हमने पढ़ा, वर्ल्ड बैंक के अलग अलग ग्रुप्स को पढ़ा, इंडिया किस इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, क्या क्या पब्लिकेशन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ बैंक है जो सिर्फ आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस आएंगे कि हेडक्वार्टर कहां है, वेदर इंडिया इज अ मेंबर और नॉट। क्लियर है? किस पर्पस के लिए बनाया गया, सिंपल क्वेश्चंस, एक फैक्चुअल लाइन पे क्वेश्चंस क्लियर आते हैं इसमें। क्लियर है? कब फाउंड हुआ, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ सकता है कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इनको इनके असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए कि जैसे जैसे ये फॉर्म हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो आई होप इस क्लास ने आपको एक क्लैरिटी दी होगी, आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग किया होगा। बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद।